नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सैटरडे है आज 5 जून 2021। इसके डेली द हिंदू एडिटोरियल्स को देखते हैं। 4 एडिटोरियल्स हैं, चारों डिस्कस करेंगे। पहला एडिटोरियल सेविंग बायोडाइवर्सिटी सिक्योरिंग अर्थ्स फ्यूचर, नेशनल बायोडाइवर्सिटी मिशन के बारे में यहाँ पे बात की गई है और ये आर्टिकल वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून के कंटेक्स्ट में है। तो क्या क्या बताया गया है सब डिटेल में देखेंगे। कैसे नेशनल बायोडाइवर्सिटी मिशन हमें हमारे क्लाइमेट को अच्छा रखने में मदद कर सकता है, हमारी देश की जो वल्नरेबल कम्युनिटीज़ हैं उनको बचा सकता है। इन सब चीज़ों के बारे में बहुत पॉइंट्स दिए हैं। और इसी कंटेक्स्ट में एक और आर्टिकल है द टाइम टू लिमिट ग्लोबल वार्मिंग इज मेल्टिंग अवे। एक्चुअली ये जो आर्टिकल लिखा है, ये लिखा है आपका आलोक शर्मा जी ने। ये COP26 के प्रेसिडेंट है, इंडिया के नागरिक नहीं है, ये ब्रिटेन के नागरिक हैं। और COP26 के प्रेसिडेंट हैं तो भाई पर्सनली ही इज़ वेरी मच रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26। और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 में कुछ बाइंडिंग टारगेट्स ये कंट्रीज मीट करें अपने ग्लोबल एमिशंस को कम करने के लिए। इसके बारे में यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं, इसको देखेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के रिजल्ट अभी देखिए, SDG इंडेक्स रिलीज किया है नीति आयोग में, उसी के कंटेक्स्ट में ये न्यूज़ है। तो इंडिया का जो स्कोर है SDG में वो 2019 में 2019 में 60 था, 2021 में 66 आ गया है। कुछ पैरामीटर्स में हमने इंप्रूवमेंट दिखाया है, कुछ पैरामीटर्स में हम लोग नीचे गए हैं। अभी यहाँ पे ये वाली जो पर्टिकुलर न्यूज़ है मैंने कल कवर की थी, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इस आर्टिकल में निकाला जा रहा है। और कहीं ना कहीं द हिंदू में एक से एक आर्टिकल लिखते हैं जो गवर्नमेंट में कमियां ढूंढते हैं। कभी कभी वो कमियां हाइपोथेटिकल होती है, लेकिन कभी कभी वो कमियां जेन्युइन होती हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इस साल के SDG में कुछ ऐसे इंडिकेटर्स को स्किप कर दिया गया है जिन इंडिकेटर्स के आधार पर SDG का रिजल्ट निकाला जाना चाहिए था। ठीक है, ये बात मतलब कुछ मेथोडोलॉजिकल चेंजेस किए हैं नीति आयोग ने SDG का इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए, और उन मेथोडोलॉजिकल चेंजेस के चलते जो पैंडेमिक का इंपैक्ट आया है लोगों की लाइफ के ऊपर, उसको हटा दिया गया। और पैंडेमिक के इंपैक्ट के चलते, कोरोना के इंपैक्ट के चलते तो पूरी दुनिया बदल गई है। तो ये क्या बता रहे हैं इसको भी देखेंगे। और फाइनली इजराइल की पॉलिटिक्स के बारे में बात करेंगे। चूंकि इजराइल की पॉलिटिक्स बहुत न्यूज़ में है तो इसके रिकरिंग आर्टिकल्स आपके सामने आते ही रहेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन। दोस्तों एक और चीज़ है, एक बार वेबसाइट जरूर विजिट कर लीजिए। डेली की बेसिस पे आपके लिए वहां पे करंट अफेयर्स के आर्टिकल्स अपलोड हो रहे हैं। आपको होम पेज पे करंट अफेयर्स के आर्टिकल्स मिल जाएंगे। जैसे कल के 4 जून के करंट अफेयर्स के आर्टिकल्स सारे के सारे होम पेज पे मिले हुए हैं आपको, जिसमें वन लाइनर्स आपको इधर मिल जाएंगे। करंट अफेयर्स 4 जून IBPS PO, या IBPS PO लिखा है, बट यहाँ पे आपको सारे एग्जाम से रिलेटेड वन लाइनर्स मिलेंगे। साथ साथ 4 जून के हिंदू एडिटोरियल जिस्ट और बाकी जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के आर्टिकल्स थे वो भी आपको मिलेंगे। डेली बेसिस पे ये यहाँ पे अपडेट हो जाएंगे। आप वेबसाइट के होम पेज पे आके चेक कर सकते हो। साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप में आपको इस एडिटोरियल की PDF मिल जाएगी, मेरे बाकी करंट अफेयर्स के लेक्चर्स की PDF मिल जाएगी, मेरे लेक्चर्स की नोटिफिकेशन मिल जाएगी, चूंकि यूट्यूब सारे लेक्चर्स की नोटिफिकेशन नहीं भेजता है। इंस्टाग्राम पे अगर आपको मैसेज करना है तो आप टेलीग्राम वो इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं। वहाँ पे जो भी आपके मैसेजेस आएंगे अगर अच्छे लगे तो उनके ऊपर वीडियो बनाऊंगा मैं। सबके लिए मैं वीडियो नहीं बना सकता, ये बात आप भी समझ सकते हैं, क्योंकि टाइम लिमिटेड है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे बनाता हूँ, कभी कभी कुछ क्वेश्चन स्किप भी हो जाते हैं। भाई वन सिंगल पर्सन हूँ मैं, सारा काम मुझे ही करना है। थोड़ी बहुत मदद मुझे वनी सर से मिल जाती है, तो ऑलरेडी काम बहुत ज़्यादा ओवर है। इसलिए हो सकता है कि इंस्टाग्राम के मैसेज के जवाब देर में आए फिर ना आए, तो उसका बुरा मत मानिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सेविंग बायोडाइवर्सिटी सिक्योरिंग अर्थ फ्यूचर, नेशनल बायोडाइवर्सिटी मिशन कैन हेल्प मैन डिसफंक्शनल रिलेशन बिटवीन ह्यूमैनिटी एंड नेचर। तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून। नोवल कोरोना वायरस पूरी दुनिया में तरखाट मचा रहा है, इंडिया में भी तरखाट मचा रहा है। इंडिया को तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से इम्पैक्ट किया है। तो उसके चलते अब हमको ये देखना बहुत ज़रूरी है कि हम अपना रिलेशन नेचर के साथ कैसे रखते हैं। वैसे अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया की जो बायोडाइवर्सिटी है बहुत वास्ट है, बहुत रिच है। तो इस रिस्पेक्ट में हम अपने आप को प्राउड फील कर सकते हैं कि हमारे पास इतनी रिच बायोडाइवर्सिटी है। हमारे इकोसिस्टम्स बहुत वैराइड है, लैंड भी है, रिवर्स भी है, ओशंस भी है, इतना बड़ा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। हमें हमारे लोगों को खिलाने के लिए इनफ रिसोर्सेज है हमारे पास। हम अपनी पब्लिक हेल्थ सिक्योरिटी बढ़ा सकते हैं, एनवायरमेंट डिजास्टर्स को कम कर सकते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों को करने के लिए कहीं ना कहीं हमें बायोडाइवर्सिटी की ज़रूरत पड़ेगी। अगर इकोसिस्टम सर्विसेज की बात की जाए, आप सबसे पहले चीज़ आती है कि इकोसिस्टम सर्विसेज क्या होती हैं। समझिए, इकोसिस्टम सर्विसेज जो भी हमारे खिलाफ बायोडाइवर्सिटी दिख रही है, फॉर एग्जांपल जीव जंतु, जानवर, पेड़ पौधे, ये सब क्या है, ये सब अपने इंटरनल प्रोसेसेस के थ्रू कुछ ऐसी चीज़ें करती हैं जिससे हमें हमारी सस्टेनेंस के लिए रिसोर्सेज मिलते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, इसके थ्रू ये प्लांट्स क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन एक्सहेल करते हैं। वो ऑक्सीजन हम लोग ब्रीथ करके जिंदा रहते हैं।
दिस इज अ सॉर्ट ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज। ऐसी बहुत सी इकोसिस्टम सर्विसेज ये जो अलग अलग जीव जंतु हैं हमारे चारों तरफ, वो हमको प्रोवाइड करते हैं। इन इकोसिस्टम सर्विसेज के दम पे हम जिंदा हैं। बट चलिए, हम उसके दम पे जिंदा हैं वो एक अलग बात होगी। और इकोनॉमिक वैल्यू भी निकाल के देखोगे ना इकोसिस्टम्स की, तो सिर्फ फॉरेस्ट पर साल 1 ट्रिलियन रुपीज से ज्यादा की इकोसिस्टम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ह्यूमंस को इंडिया में। अभी 1 ट्रिलियन रुपीज कितना होता है? 1 बिलियन रुपीज होता है 100 करोड़ रुपया। समझ गए? 1 बिलियन है 100 करोड़ रुपया, और 1 ट्रिलियन 1,000 बिलियन के बराबर होता है। समझ गए बात को? तो लगभग 1 लाख करोड़ रुपया आप समझ लीजिए यहाँ पर 1 ट्रिलियन रुपीज। तो इतनी तो हमारी फॉरेस्ट की वैल्यू है। उसमें अगर आप ग्रास लैंड, वेट लैंड, फ्रेश वाटर, मेरीन इकोसिस्टम्स की इकोसिस्टम सर्विसेज की वैल्यू जोड़ देंगे तो वो और ज्यादा हो जाएगी। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत जबरदस्त पब्लिक हेल्थ क्राइसिस इस समय पे चल रही है। वर्ल्ड वाइड डिक्लाइंस हो रहे हैं बायोडाइवर्सिटी में। पूरी दुनिया की बायोडाइवर्सिटी कम हो रही है और इंडिया की तो हो ही रही है। 2000 से लेके अब तक हम लोग 7% ऑफ इंटैक्ट फॉरेस्ट को खो चुके हैं, और ऐसा असेसमेंट बोल रहे हैं कि कुछ अगले डिकेड्स में 1 मिलियन से ज्यादा स्पेशीज एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। और इस प्रकार के ट्रेंड पूरी दुनिया में भी देखने को मिल रहे हैं, इंडिया में भी देखने को मिल रहे हैं। इंडिया में एक्चुअली में थोड़े ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन्होंने तो अपने पैरामीटर्स को फिर भी थोड़ा बहुत संभाल लिया है। इंडिया के हालात बहुत खराब है। ऊपर से आज की डेट में क्लाइमेट चेंज तगड़े तरीके से हो रहा है, पैंडेमिक अलग चल रहा है, तो इससे हमारे नेचुरल इकोसिस्टम्स पे स्ट्रेस आ रहा है। और कहीं ना कहीं ये जो पैंडेमिक है ये किस बात का मैनिफेस्टेशन है? कहीं ना कहीं डिसफंक्शनल रिलेशनशिप चल रही है। चाइना वालों ने अपनी लेबोरेटरी में इस प्रकार के वायरस बनाए, ठीक है, लेबोरेटरी में बनाए तो बनाए, मान लो नेचुरली आया, तो अगर नेचुरली आया तो जूनोटिक ओरिजिन से आया कहीं ना कहीं, जो हम लोग हैं। और आप केवल कोरोना वायरस को छोड़ दो, बाकी जितने भी प्रकार के वायरस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल HIV एड्स हो गया, अभी HIV एड्स भी जानवर से आया है। तो इस प्रकार के जो बहुत सारे वायरसेस फैल रहे हैं वो सब जानवरों से ही तो आते हैं। तो कहीं ना कहीं हम उनके वाइल्ड हैबिटेट में घुस रहे हैं, उनके साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं, तभी तो वो वायरस उनके पास से हमारे पास आ रहा है। अगर हम उनके इलाकों में घुसे ही ना, उनके इकोसिस्टम में हम लोग डिस्टर्बेंस करें ही ना, तो वो आएंगे नहीं। तो इस रिस्पेक्ट में क्लाइमेट के साथ और एनवायरनमेंट के साथ ह्यूमंस अपने रिलेशनशिप को सस्टेनेबल तरीके से आगे लेके चलें तो जरूर कुछ ना कुछ चीजें सॉल्व की जा सकती हैं। क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करना, यहाँ पे फ्यूचर आउटब्रेक्स ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस को रोकना, ये सब बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं रोकेंगे तो अनइमेजिनेबल माइजरी है। ये कोरोना वायरस नो डाउट एक अनइमेजिनेबल माइजरी है। क्या सोच सकते हैं कि आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा इवेंट आ सकता है जो आपकी फ्रीडम को इस हद तक वायलेट कर देगा? फ्रीडम छोड़िए, इकोनॉमिक फ्रीडम, कल्चरल फ्रीडम, इवन सोशल सिस्टम तक लोगों के हिल गए, एक दूसरे से मिलना दूभर हो गया है। उसके साथ साथ बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है फॉर द सोशल वेलबींग, इकोनॉमिक वेलबींग एंड एनवायरमेंटल वेलबींग ऑफ द पीपल। तो हम लोग को रीथिंक करने की जरूरत है, री इमेजिन करने की जरूरत है कॉन्सेप्ट ऑफ वन हेल्थ फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, एग्रीकल्चरल सिस्टम्स में सॉइल के बायोटा को बचाना और नाना और प्रकार के एग्रीकल्चरल आप कह सकते हैं मैनिफेस्टेशन से जिनको यहाँ पे प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया। इसलिए हमारी सरकार बहुत से इन्वेस्टमेंट्स कर रही है बायोडाइवर्सिटी साइंस में। अभी हमारी सरकार की यहाँ पे थोड़ी तारीफ की है। ऑथर कौन है इस पर्टिकुलर आर्टिकल के? तो ऑथर है यहाँ पे कमल बाबा साहब, ये प्रेसिडेंट है बेंगलुरु बेस्ड अशोका ट्रस्ट फॉर रिसर्च इन इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के, आत्री करके बोला गया, और लीड करते हैं बायोडाइवर्सिटी कोलैबोरेटिव को। तो ये बता रहे हैं कि हमारी सरकार एक्चुअली में क्या क्या कर रही है बायोडाइवर्सिटी साइंस के रिस्पेक्ट में। तो भाई 2018 में PMSTIAC, प्राइम मिनिस्टर साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल ने मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज और दूसरी मिनिस्ट्रीज के साथ मिलकर एक एम्बिशियस प्लान चलाया जिसको बोला गया नेशनल मिशन ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड ह्यूमन वेलबींग, NMBHWB। ये इसका फुल फॉर्म है, इसको नेशनल मिशन फॉर बायोडाइवर्सिटी भी आप बोल सकते हो। और एक बेंगलुरु बेस्ड बायोडाइवर्सिटी कोलैबोरेटिव जिसके साथ ये बाबा साहब जुड़े हुए हैं जो इस आर्टिकल को लिख रहे हैं, ये काम कर रही है नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटीज के साथ। तो जब भी नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटीज के साथ इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशंस काम करते हैं, कौन, बायोडाइवर्सिटी कोलैबोरेटिव जैसे कुछ और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, तो बहुत सारे कंसल्टेशंस होते हैं। और इस नेशनल बायोडाइवर्सिटी मिशन को इंप्लीमेंट करने के लिए बहुत सारे रोड मैप्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो अलग अलग जो लीडिंग बायोडाइवर्सिटी साइंस और कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशंस हैं इंडिया में, पब्लिक, एकेडमिक, सिविल सोसाइटी सेक्टर्स, इनसे इनपुट्स लिए जाते हैं और उन इनपुट्स के दम पे हम अपने देश की बायोडाइवर्सिटी मिशन को अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट करने पे फोकस करते हैं। तो यहाँ पे इस मिशन, द नेशनल मिशन ऑन बायोडाइवर्सिटी का फोकस क्या है? तो इट विल स्ट्रेंथन द साइंस ऑफ रिस्टोरिंग, कंजर्विंग एंड सस्टेनेबली यूटिलाइजिंग इंडियाज नेचुरल हेरिटेज,
एम्बेड बायोडाइवर्सिटी इज अ की कंसीडरेशन इन ऑल डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स। हर डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स में बायोडाइवर्सिटी वाला एंगल को हमें कंसीडर करना है। एग्रीकल्चर में कंसीडर करना है, इकोसिस्टम सर्विसेज में कंसीडर करना है, हेल्थ में, बायो इकोनॉमी में, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन में। एक सिटीजन और पॉलिसी ओरिएंटेड बायोडाइवर्सिटी इंफॉर्मेशन सिस्टम स्टैब्लिश करना है, कैपेसिटी इनहेंस करनी है अक्रॉस ऑल सेक्टर्स फॉर द रियलाइजेशन ऑफ इंडियाज नेशनल बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स। तो ये सब चीजें यहाँ पे बताई गई। और फाइनली ये चीज किससे जुड़ जाएगी? अल्टीमेट गोल्स यानी कि यूएनएसडीजी से, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स से। तो कुल मिला के यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने से रिलेटेड, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने से रिलेटेड, हमारे एग्रीकल्चर, इकोसिस्टम सर्विसेज, बायो इकोनॉमी, हेल्थ, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड सारे फैक्टर्स में कहीं ना कहीं ये नेशनल मिशन ऑन बायोडाइवर्सिटी मदद करेगा। ये जो नेशनल मिशन ऑन बायोडाइवर्सिटी है ये अलाउ करेगा इंडिया को, और इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में पूरी दुनिया का केवल 2.3% लैंड इलाका है, लेकिन पूरी दुनिया की 8% ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी इंडिया के पास है। जो दुनिया भर के 36 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स है ना, उसमें से 4 इंडिया में है। तो ऑब्वियस सी बात है इंडिया यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जब हमारे पास इतनी रिच बायोडाइवर्सिटी है तो नेशनल मिशन फॉर बायोडाइवर्सिटी कहीं ना कहीं इंडिया को ये लेवरेज देगा कि इंडिया एक लीडर की तरह सामने आए नेचुरल एसेट्स और सोसाइटल वेलबींग को सेफगार्ड करने के लिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं नेशनल मिशन फॉर बायोडाइवर्सिटी आप अब देखिए, आपको यहाँ पे याद क्या क्या रखना है? आपको याद रखना है प्राइम मिनिस्टर साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल, जिसने कंसल्टेशन किया एनवायरमेंट मिनिस्ट्री, बाकी मिनिस्ट्रीज के साथ, और एम्बिशियस नेशनल मिशन फॉर बायोडाइवर्सिटी एंड ह्यूमन वेलबींग चालू किया। इसके नोट्स तो मैं अपनी वेबसाइट पे अवेलेबल कराई दूंगा, शाम तक वो आ जाएंगे। ओके, तो ये पर्टिकुलर चीज आपको याद रखनी है। ये बेंगलुरु बेस्ड बायोडाइवर्सिटी कोलैबोरेटिव, इसको याद रखने की जरूरत नहीं, जो कि ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो पर्सनल काम कर रहे हैं वो इन्वोक करें, लेकिन आपको सरकारी स्कीम जरूर याद रखनी है। और ये सरकारी स्कीम मदद कैसे करेगी तो वो इस स्लाइड में दिया हुआ है। तो इस स्लाइड में जितना आप याद कर सकते हो या समझ सकते हो उसको याद रखो। इंडिया की बायोडाइवर्सिटी वेल्थ, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, इनको याद रखो। तो बेसिकली यही रीजन होता है इस प्रकार के आर्टिकल्स को टेकअप करने का। ठीक है, फिर अगर बात की जाए तो कोविड-19 जो इस समय पे बहुत तेजी से फैल रहा है, कोविड-19 को इस समय पे टैकल करना, ये इस मिशन की एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी है। कहीं ना कहीं नेशनल मिशन फॉर बायोडाइवर्सिटी कहीं ना कहीं कोविड-19 जैसी बीमारियों को फैलने से रोक सकता है। जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे वायरस वाली जो बीमारी है ये बहुत हद तक जूनोटिक है। फिर ये जो पैंडेमिक है इसने एक्सपोज कर दिया है डिसफंक्शनल रिलेशन बिटवीन ह्यूमैनिटी एंड नेचर। ये तो देखिए मैंने आपको बताया ही है पहले। इस पैंडेमिक के चलते हमारे सामने बहुत सी कमियां सामने आ गई, जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे इन्फेक्शियस डिजीजेस फैल रहे हैं, फूड और नॉट न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी नहीं है, रूरल अनएम्प्लॉयमेंट है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो ये सब चीज़ें, तो भाई पब्लिक हेल्थ हो गया, रूरल लैंडस्केप हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, स्ट्रेस हो गया नेचर पे, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, ये सब कहीं ना कहीं इस मिशन के दम पे हटाया जा सकता है। खासकर कोविड-19 से इंड्यूस जो इकोनॉमिक स्ट्रेसेस है उनसे ज़्यादा अच्छी तरीके से लड़ा जा सकता है। तो देखिए कुल मिला के कुछ नहीं है, जो नेशनल मिशन ऑन बायोडाइवर्सिटी उसके फायदे बताए जा रहे हैं। फिर नेशनल मिशन ऑन बायोडाइवर्सिटी हमारे नेचुरल एसेट्स को रिस्टोर कर सकता है। ये नेचुरल एसेट्स करोड़ों अरबों के हैं, पैसों के टर्म्स में अगर आप इनको देखो, जिनकी हम वैल्यू नहीं समझते, सीधे सीधे जिनसे हमको पैसा नजर नहीं आता, ज़रूरी नहीं है कि उनकी इकोनॉमिक वैल्यू ना हो, लॉन्ग टर्म में उनकी इकोनॉमिक वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो जब हम उनकी इकोनॉमिक वैल्यू को समझेंगे तो हम ऐसे प्रोग्राम चलाएंगे जिससे जो क्लाइमेट चेंज के ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है वो थोड़ा मिटिगेट होगा, पैंडेमिक और फ्लड्स का जो इम्पैक्ट है वो थोड़ा मिटिगेट होगा। हम लोग एग्रीकल्चरल रिप्रोडक्शन सिस्टम्स को, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन सिस्टम्स को रिक्यूपरेट करेंगे, उसको थोड़ा इवॉल्व करेंगे, गाँव के इलाकों में लोगों की इनकम को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, बायोडाइवर्सिटी बेस्ड एग्रीकल्चर करेंगे, ऑर्गेनिक फार्मिंग को यहाँ पे बढ़ावा दिया जाएगा। हमारे देश की जो डिग्रेडेड लैंड है, जो कि कहीं ना कहीं डिफॉरेस्टेशन के चलते, अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के चलते बंजर हो गए हैं, ऊसर हो गए हैं, उनको फिर से आप कह सकते हो कि सॉइल एफिशिएंट बनाने की कोशिश की जाएगी, उनको फिर से उर्वर बनाने की कोशिश की जाएगी, फर्टाइल बनाने की कोशिश की जाएगी, रेस्टोरेशन एक्टिविटीज़ होंगी। तो यही सब बातें यहाँ पे बताई जा रही हैं। फिर ये जो नेशनल मिशन ऑन बायोडाइवर्सिटी है, हमारे जो इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं, जैसे जो कमिटमेंट्स हमने कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में किए हैं, जो कमिटमेंट हमने यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में किए हैं, उन कमिटमेंट्स को मीट करने में भी यह नेशनल मिशन फॉर बायोडाइवर्सिटी मदद करेगा। कैसे? तो पॉवर्टी को हटाएगा, जस्टिस और इक्विटी लेके आएगा लोगों के सामने, सोशल कोहेजन को प्रमोट करेगा। तो ये सब बातें यहाँ पे बताई जा रही हैं, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये।
इन्वायरमेंटल चैलेंजेस को हराना, डिग्रेडेशन ऑफ रिवर्स को रोकना, फॉरेस्ट को रोकना, सॉइल डिग्रेडेशन को रोकना, क्लाइमेट चेंज को रोकना। तो वही सब घुमा फिरा के एक ही सारी बातें यहाँ पे बोली जा रही हैं। फिर आप देखोगे कि इस मिशन के अंदर एक वन हेल्थ प्रोग्राम है। वन हेल्थ प्रोग्राम मतलब ह्यूमन हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है, एनिमल हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है, सॉइल हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है और इन्वायरमेंटल हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है। मतलब बाकी अगर आपको हेल्थ बचानी है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ह्यूमंस की हेल्थ बचा रहे हो, क्योंकि ह्यूमन की हेल्थ बहुत हद तक एनिमल की हेल्थ पे ऊपर डिपेंड करती है। अभी एनिमल की तबीयत खराब होगी, उससे कोई नई प्रकार की बीमारी निकल गई, जूनोटिक ओरिजिन आ गया। इन्वायरमेंट की हेल्थ खराब है, पॉल्यूशन हो रखा है एयर में, तो ह्यूमन की हेल्थ कैसे ही ठीक रहेगी। सॉइल की हेल्थ खराब है तो हम जो पैदावार करके खाना पीना खा रहे हैं, अनाज खा रहे हैं, वो अनाज गंदा होगा, उसमें पेस्टिसाइड केमिकल के लेवल ज़्यादा है, तो ह्यूमन हेल्थ खराब होनी ही होनी है। तो ह्यूमन हेल्थ एक अकेली हेल्थ नहीं है, सबकी हेल्थ वन हेल्थ है। मतलब ह्यूमन, एनिमल, सॉइल, एनवायरमेंट, सबकी हेल्थ को मिलकर आपको बनाना है और ये एक बहुत मेजर फैक्टर है नेशनल मिशन फॉर बायोडाइवर्सिटी का। फिर यहाँ पे एक और बात बोली गई, ये जो नेशनल मिशन फॉर बायोडाइवर्सिटी है, ये जो कुछ भी अपने वाइड स्प्रेड एम्स है, इनको पूरा करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग और एक्सटेंसिव कैडर बनाएगा ह्यूमन रिसोर्सेज का। ये जो स्ट्रॉन्ग एक्सटेंसिव कैडर है ह्यूमन रिसोर्सेज का, ये 21वीं शताब्दी के इनॉर्मस और कॉम्प्लेक्स एनवायरमेंटल चैलेंजेस के बारे में जानता है और कहीं ना कहीं उससे टैकल कर सकता है या ज़्यादा एफिशिएंटली लड़ सकता है। इसके लिए ट्रेनिंग पढ़नी पड़ेगी कुछ प्रोफेशनल्स की। पहले तो प्रोफेशनल्स हाईएस्ट कैलिबर के होना चाहिए, उसके बाद अब उनको ट्रेन करो इन सस्टेनेबिलिटी एंड बायोडाइवर्सिटी साइंस। फिर साथ साथ सिविल सोसाइटी आउटरीच में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए और कुल मिला के इन्वायरमेंटल चैलेंज को कल्चरल चैलेंज के साथ जोड़ना है। आप जो बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हो ना, उनकी पढ़ाई लिखाई में ही आप इस बात को इम्बाइब करिए कि बच्चों आपको अपने इन्वायरमेंट को बचाना है। तो जब मिलियंस ऑफ बच्चे जो किंडरगार्टन और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल से पढ़ रहे हैं, जब उनको इन्वायरमेंटल अवेयरनेस आएगी तो खुद वो इन्वायरमेंट के लिए काम करना शुरू करेंगे। और जब तक हम एज एन इंडिविजुअल इन्वायरमेंट के लिए काम करना शुरू नहीं करेंगे, तब तक इन्वायरमेंट को हम बर्बाद होने से रोक भी नहीं पाएंगे। ये बातें यहाँ पे बताई जा रही। अगले आर्टिकल चलते हैं। टाइम टू लिमिट ग्लोबल वार्मिंग इज मेल्टिंग अवे, देयर आर नो सेकंड चांसेस एंड नेशंस मस्ट यूज COP टू एड्रेस द इनॉर्मस थ्रेट ऑफ क्लाइमेट चेंज। भाई इस समय पे दुनिया के लिए बड़ा मुश्किल समय है। दो चीज़ें बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है दुनिया को, दो सबसे बड़े चैलेंजेस है। एक चैलेंज है क्लाइमेट चेंज और एक चैलेंज है कोविड-19। यहाँ इन्होंने कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं बताई है। इन सब चीज़ों के बारे में क्यों बात हो रही है? क्योंकि 5 जून यानी आज के दिन जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। तो क्लाइमेट चेंज के बारे में यहाँ पे कुछ बातचीत कर लेते हैं। बेसिकली ये आर्टिकल जो लिख रहे हैं, इन शख्सियत का नाम है आलोक शर्मा। ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 के प्रेसिडेंट है। ठीक है, अभी इस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की क्या यूटिलिटी है ये भी मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। ये बता रहे हैं कि मैं एशिया में इंडिया गया अपने इस प्रेसिडेंट की पोस्ट पकड़ने के बाद। हालांकि ये इंडिया में ही जन्मे हैं बट हैं ब्रिटिश नागरिक। तो उन्होंने बताया कि भाई इंडिया ने क्या ज़बरदस्त काम किया है आपका रिन्यूएबल एनर्जी में। ये प्रधानमंत्री मोदी जी से मिले, बड़े इंपॉर्टेंट लीडर से मिले। तो इनका बोलना है कि क्लाइमेट को टैकल करने के लिए इंडिया का अच्छा रिकॉर्ड है। ठीक है भाई, इंडिया को मक्खन लगा रहे हैं। इंडिया ने अपने डोमेस्टिक टारगेट्स तगड़े कर रखे। हमारे रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट्स 2030 तक के कितने हैं? 450 गीगावाट। और हमने स्टैब्लिश किया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, कॉलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। ये दो चीजें हमेशा याद रखना। इंडिया ने एनवायरमेंटल फील्ड में इंटरनेशनली क्या किया है, तो दो चीजें चेप देना। एक तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस, दूसरा कॉलिशन फॉर डिजास्टर रिलीजिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो कहीं ना कहीं क्वेश्चन में चेप के आना। ठीक है, थोड़ा आपका पॉजिटिव ही करेंगे आंसर, गलत नहीं करेंगे। फिर आप देखोगे कि जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, लैंडमार्क पेरिस एग्रीमेंट 2015 में, वहां पे भी इंडिया ने, आप कह सकते हो कि बहुत हद तक एफिशिएंटली पार्टिसिपेट किया था। और इन द रन अप टू COP26 क्या है? तो 26 यूनाइटेड क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, जो कि यूनाइटेड किंगडम के ग्लासगो स्कॉटलैंड में होगी 1 से 12 नवंबर 2021। बेसिकली ये है COP26। और इसी COP26 के जो प्रेसिडेंट हैं वो इस आर्टिकल को लिख रहे हैं। इसीलिए इंडिया की इतनी तारीफ कर रहे हैं और दुनिया भर में क्लाइमेट चेंज को रोकने की गुहार लगा रहे हैं। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के समय पे हर कंट्री ने अपने इंटेंडेड नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन दिए थे। नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन मतलब हर कंट्री ने एक डॉक्यूमेंट सबमिट किया था जिसमें उन्होंने बताया था कि हम इतने समय में अपने एमिशंस को इतना कम कर देंगे, इतने समय में हम कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे, तो वगैरह वगैरह चीजें। अब देखिए, पिछले महीने मिस्टर मोदी और मिस्टर बोरिस जॉनसन, जो कि यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं, इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया 2030 इंडिया यूके रोड मैप। इस पर्टिकुलर रोड मैप में ग्रीन ग्रोथ एजेंडा की बात की है इन दोनों लोगों ने। इन दोनों लोगों ने बोला कि भाई हम पर्सनली कमिट करते हैं कि नवंबर
के आउटकम को हम एम्बिशियस बनाने की कोशिश करेंगे और क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी की तरफ हम काम करेंगे। ब्रिटेन भी क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी की तरफ बहुत काम कर रहा है और इंडिया भी क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी की तरफ काम करने की कोशिश कर रहा है। यूके चूंकि होस्ट कर रहा है COP26 को, तो दुनिया भर की कंट्रीज को न्योता यूके ने भेजा है ग्लासगो में आने के लिए। ओके, तो कहीं ना कहीं जो एनॉर्मस थ्रेट है क्लाइमेट चेंज को और दुनिया भर के लिए क्लीनर ब्राइटर फ्यूचर बनाने की बात है, तो यहाँ पे दिस COP26 बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि 2015 के बाद 2015 के बाद जब पेरिस एग्रीमेंट साइन हुआ था, अब ये बहुत मेजर इवेंट होने वाला है और इस इवेंट में कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं दुनिया भर की सरकारें, खासकर US, UK, इंडिया जैसे देश के कोई बाइंडिंग टारगेट्स यहाँ पे सेट किए जाए। 2015 के पेरिस एग्रीमेंट में ये बात हुई थी कि टेम्परेचर को 2 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा नहीं जाने देना है और हो सके तो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा मत जाने दो। अभी 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो जाएगा ही जाएगा, बट अगर इसको 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी रोक दिया जाए, 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक ना जाने दिया जाए, तो इसके बड़े फायदे हैं। क्योंकि टेम्परेचर अगर 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ गया तो इसके वर्स्ट इफेक्ट्स होंगे भाई, बहुत जबरदस्त इफेक्ट्स होंगे। मिलियंस ऑफ लोग दुनिया भर में यहाँ पे इफेक्ट होने वाले हैं, समझ गए। फिर देखिए यहाँ पे क्या लिख रखा है, द क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर एस्टिमेट्स दैट कंट्रीज करंट एमिशन रिडक्शन टारगेट हैव अस ऑन कोर्स फॉर एवरेज टेम्परेचर राइज फॉर 2.4 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब अभी के लिए कंट्रीज जो टारगेट लेके चल रही हैं और जिस हिसाब से उन टारगेट्स को ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट कर रही हैं, उससे 2 डिग्री छोड़ो 2.4 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर इंक्रीज होगा। अब हम पेरिस एग्रीमेंट में हमने एम बनाया 2 डिग्री सेंटीग्रेड का और कोशिश करना है कि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक रोक दे, लेकिन अभी जिस हिसाब से अलग अलग कंट्रीज काम कर रही हैं, एक बात दिख रही है कि 2.4 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर इंक्रीज हो सकता है। तो अगर किसी भी हाल में हमको 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक वार्मिंग को रिड्यूस करना है, तब हमको अभी के ग्लोबल एमिशंस को आधा करना पड़ेगा 2030 तक। मतलब ये 2021 से लेके 2030 तक का जो डेकेड है, ये जो 10 साल हैं, ये आगे आने वाले क्लाइमेट फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटरस्टेलर मूवी देखी है ना, उसमें देखा है ना कि किस प्रकार से क्लाइमेट बढ़ रहा है, अर्थ हैबिटेबल नहीं बचा है लोगों के रहने के लिए। कुछ ऐसी चीज़ है यहाँ पे। अगर हमने अभी एक्ट नहीं किया तो हमारा क्लाइमेट इस हद तक गंदा हो जाएगा कि बाद में इसको संभाल पाना मुश्किल हो जाएगा। ये बात यहाँ पे बोली जा रही है, ठीक है। चलिए, तो अब क्या किया जा सकता है। यूके का, यूनाइटेड किंगडम का ये बोलना है कि भाई इस COP26 में 4 गोल्स होने चाहिए ग्लोबल कम्युनिटी के। अब ये 4 गोल्स कौन कौन से होने चाहिए, यूनाइटेड किंगडम किन किन की बात कर रहा है, ये देखते हैं। पहली बात कर रहा है ये कि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को विद इन रीच रखना है ग्लोबली। मतलब कि अगर 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर इंक्रीज को अगर आपको रोकना है, तो आपको नेट जीरो रखना पड़ेगा एमिशंस को बाय द मिडिल ऑफ दिस सेंचुरी। मतलब 2050 तक दुनिया भर की कंट्रीज जितना भी ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को एमिट कर रही हैं, उतना ही वो न्यूट्रलाइज भी करें। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल क्लाइमेट न्यूट्रल को मैं और समझाता हूँ, वैसे तो समझ में आ ही गया होगा आपके। मान लीजिए इंडिया 1000 टन ग्रीन हाउस गैसेस एमिट करता है, तो हमारे जो पेड़ पौधे हैं, हमारे जो ओशंस हैं, हमारा जो सॉइल है, वो नेचुरली इस 1000 टन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस को न्यूट्रलाइज कर दे। इतनी अगर हमारी इन्वायरमेंट के पास कैपेबिलिटी है, तो इसको हम बोलेंगे कार्बन न्यूट्रल। अभी के लिए क्या हो रहा है कि अगर हम 1000 टन को एमिट कर रहे हैं और न्यूट्रलाइज कर पा रहे हैं हम केवल 400 टन, तो हम एक्स्ट्रा एनवायरमेंट को गंदा कर रहे हैं। मतलब इस हद तक एनवायरमेंट को गंदा कर रहे हैं कि उसको न्यूट्रलाइज करने की कैपेबिलिटी हमारे पास नहीं बच रही है, तो वो कार्बन न्यूट्रल नहीं है। तो 2050 तक पूरी दुनिया को कार्बन न्यूट्रल होना पड़ेगा। अगर पूरी दुनिया 2050 तक कार्बन न्यूट्रल नहीं हुई, तो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड का ये जो टेम्परेचर राइज का आपने लिमिट बना रखी है, ये हम अचीव नहीं कर पाएंगे। और मैं आपको बता दूं, 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक राइज में भी ग्लोबल एनवायरमेंट को बहुत नुकसान पहुंचने वाला है। 2 डिग्री और 2.4 डिग्री के तो कैटास्ट्रॉफिक इंपैक्ट होंगे, वो अभी हम एज्यूम नहीं कर सकते, वो अगली जनरेशन एज्यूम करेगी, तब तक हम लोग निपट चुके होंगे। फिर आगे बात करते, यूके ने क्या बोला, इन द यूके वी हैव फाउंड दैट सेटिंग एम्बिशियस शॉर्ट टर्म टारगेट्स बैक्ड बाय नेट जीरो टारगेट हैज गिवन अ क्लियर सिग्नल दैट फ्यूचर इज कार्बन लो। मतलब यूके में, यूनाइटेड किंगडम का बोलना है कि इन्होंने छोटे छोटे शॉर्ट टर्म टारगेट्स बनाए हैं, 2-2 साल के, 3-3 साल के, और इन शॉर्ट टर्म टारगेट से भी इनको काफी फायदा हो रहा है। इनका अल्टीमेट टारगेट है नेट जीरो होना, बट अभी अभी छोटे टारगेट्स के दम पे ये लोग कहीं ना कहीं अपने इन्वायरमेंटल एजेंडा को आगे लेके जा रहे हैं। और इंडिया के रिस्पेक्ट में ऑथर साहब ये बोल रहे हैं कि इंडिया ने जिस प्रकार के डिसीजंस लिए हैं इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को लेके,
इंडिया ने भी अपने रिजॉल्व को दिखाया कि हाँ भाई, डेवलपमेंटल पाथ, एक डिफरेंट डेवलपमेंटल पाथ लिया जा सकता है। ये कैसा डेवलपमेंटल पाथ लिया जा सकता है जहाँ पे क्लाइमेट को ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। ग्लोबल ग्रीन ट्रांजिशन को आगे लाने के लिए इंडिया जैसी कंट्रीज का सामने खड़ा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंडिया जैसी कंट्रीज के सामने एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स है। इंडिया जैसी कंट्रीज को अपनी बड़ी आबादी को नौकरी देना है, कहीं ना कहीं अपनी हवा को साफ करना है, और कहीं ना कहीं अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी आगे बढ़ाना है। अभी इन पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज के दम पे अगर अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडिया आगे बढ़ाता है तो जॉब तो कहीं ना कहीं शायद दे ले, लेकिन अपनी हवा साफ नहीं कर पाएगा। तो अगर इंडिया इस बात में सक्सेसफुल हो जाता है कि वो अपने ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को भी कम करे, साथ साथ अपने लोगों को भी नौकरी दे, साथ साथ वो ग्रीन टेक्नोलॉजी को भी इम्बाइब करे, साफ करे अपनी हवा को, तो एक डिफरेंट डेवलपमेंटल पाथ को ईजाद करके इंडिया पूरी दुनिया के सामने खड़ा होगा। अब हो ये रहा है कि जो यूएस और यूके जैसी कंट्री है ना, ये इंडिया को बोल नहीं चाहता एमिशन मत करो, तुम आगे बढ़ोगे हम तुम्हें मदद करेंगे ना। इंडिया बोल रहा है तुम हमको पपलू बना रहे हो, ना पैसा देते हो, बोल रहे हो कि अपनी इंडस्ट्री भी हम बंद कर दें, हमारे लोग क्या खाएंगे। ये बात बिल्कुल सही है। अगर हम अपनी अपनी इंडस्ट्रीज बंद कर देते हैं, हम पॉल्यूशन नहीं करते हैं, तो हम इन्वायरमेंट को तो बचा लेंगे, लेकिन हमारे देश के लोग खाएंगे क्या? हम तो फिर गरीब कंट्री रह जाएंगे। और हमारे ये जो बड़े अच्छे दोस्त हैं यूएस यूके जैसे, ये हमको पपलू पहुंचा रहे हैं कि अरे भाई तुम्हारी इस इंडस्ट्री से तुम्हारा डेवलपमेंट नहीं होगा, हम तुमको पैसा देंगे। पैसा आता कुछ है नहीं वहां से। $100 बिलियन का ग्रीन क्लाइमेट फंड की डिसाइड हुआ था, कौन दे रहा $100 बिलियन एक से साल के डेवलपिंग कंट्रीज को क्लाइमेट चेंज के लिए? इन डेवलप्ड कंट्री बस खुद पैसा नहीं बचाए, खुद इनकी आबादी परेशान हो रही कोरोना वायरस पैंडेमिक से। लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी इंडिया अपने दम पे इनोवेशन और पॉलिटिकल विल ला रहा है। सोलर पावर डेवलप कर रहे हैं हम लोग, हाइड्रो पावर डेवलप कर रहे हैं, और उसके दम पे कहीं ना कहीं हम लोगों ने विंड और सोलर कैपेसिटी में अपनी कैपेसिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया है। हमें कोयला जला के इलेक्ट्रिसिटी बनाने की ज़रूरत अब पहले से बहुत कम हो रही। पिछले 10 सालों में इंडिया ने बहुत कुछ किया है अपनी ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम करने के लिए। अपनी कह सकते हैं ग्रीन हाउस प्रोडक्शन, मतलब जो ग्रीन एनर्जी प्रोडक्शन है उसको इंडिया ने बढ़ाया। सोलर पावर, विंड पावर, बायोमास पावर, हाइड्रो पावर, इस प्रकार की चीज़ों पर इंडिया ने काम किया है, जिससे कि ये जो इन्वायरमेंटली डैमेजिंग टेक्नोलॉजीज है इसका हमको इस्तेमाल ना करना पड़ जाए। फिर दूसरा यूके का क्या गोल है? टू प्रोटेक्ट पीपल एंड नेचर फ्रॉम वर्स्ट इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। वर्स्ट इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज में कहीं ना कहीं नोवल कोरोना वायरस जैसे जो पैंडेमिक है, जो बीमारियां हैं, ये भी आ जाती हैं। तो भैया दुनिया भर को बचाओ क्लाइमेट चेंज के वर्स्ट इफेक्ट से, इनका सेकंड है। अब ये बता रहे हैं ऑथर अपने बारे में कि ये यूके के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रह चुके हैं इंटरनेशनल डेवलपमेंट के। इन्होंने दुनिया भर में देखा है कि कैसे इस क्लाइमेट चेंज के चलते जो इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ हैं वो परेशान हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया में अभी रिसेंटली 2 साइक्लोन्स हुए हैं, तोक्तोई साइक्लोन, यास साइक्लोन, इसने जान माल दोनों को नुकसान किया। तो इस प्रकार के जो साइक्लोन्स हैं ग्लोबल वार्मिंग के चलते आगे आने वाले समय में बढ़ने वाले हैं। तो फ्लड डिफेंसेस बनाने की ज़रूरत है, वार्निंग सिस्टम्स बनाने की ज़रूरत है, क्लाइमेट चेंज से आने वाले इम्पैक्ट को कम करने की ज़रूरत है। ओके, इंडिया का जो कॉलिशन फॉर डिजास्टर रिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसमें यूके भी पार्टनर है। तो इस प्रकार के जो कॉलिशंस होते हैं वो वार्निंग, मतलब साइक्लोन फॉरकास्टिंग, साइक्लोन मैनेजमेंट, इन सब में कहीं ना कहीं एक मेजर साइंटिफिक रोल प्ले करते हैं। तो ये सब अच्छी अच्छी बातें बताई जानी कि नए लेवल की टेक्नोलॉजीज और डिफेंस मैकेनिज्म को प्रिपेयर करके लोगों को इन इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट से बचाने की कोशिश। तो ये दूसरी चीज़ ये बोल रहे हैं। तीसरी चीज़ क्या बोल रहे हैं कि भाई डेवलप्ड कंट्रीज को अपना पुराना प्रॉमिस पूरा करा जाना चाहिए। डेवलप्ड कंट्रीज ने प्रॉमिस किया था कि वो $100 बिलियन देंगे डेवलपिंग कंट्रीज को अपने क्लाइमेट एजेंडा को डील करके सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, और इस $100 बिलियन की कमिटमेंट को ऑनर किया जाए, इसके लिए यूके यहाँ पे पुश कर रहा है। ओके, तो सीओपी 2026, सीओपी 26 आने से पहले ये 2021 वाली डेफिनेटली यहाँ पे जो ऑथर हैं और साथ साथ यूके है, वो दुनिया भर की डेवलप्ड कंट्रीज को पुश कर रहा है कि भाई फाइनेंस और टेक्नोलॉजी पहुंचे इन डेवलपिंग कंट्रीज के पास, इसलिए इनको $100 बिलियन देना जरूरी होगा। तो प्लीज कमिट करिए पैसा यहाँ पे, क्योंकि हमें यहाँ पे एज अ टीम काम करना है। ये बात बोली जा रही है, किस हद तक ये एज अ टीम काम करेंगे, दैट इज एक्चुअली अ वेरी डिफरेंट थिंग। और चौथी चीज ऑथर का ये बोलना है कि वी मस्ट वर्क टुगेदर टू डिलीवर ऑन दिस गोल। तो भैया अलग अलग सरकारों में कंसेंसस होना चाहिए एम्बिशियस, बैलेंस्ड और इंक्लूसिव आउटकम का, और इसके लिए ग्लासगो में अभी निगोसिएशंस होंगे। ग्लासगो में केवल सरकार के रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं बैठेंगे जाके, हेड ऑफ स्टेट नहीं बैठेंगे जाके, ग्लासगो में बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव्स भी होंगे, सिविल सोसाइटी के ग्रुप्स भी होंगे, एक प्रॉपर इंटरनेशनल कोलैबोरेशन होगा वहाँ पे क्रिटिकल सेक्टर्स में। ठीक है, ये सब बातें यहाँ पे बताई जा रही हैं।
कोविड-19 से रिलेटेड एक आर्टिकल था, एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल, कोविड-19 से रिलेटेड कह लीजिए, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कह लीजिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड कह लीजिए, बहुत सारे फैसेट्स आपको इस आर्टिकल में देखने को मिले हैं। नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं, 2 चीयर्स, इंडियाज बेटर स्कोर्स इन द लेटेस्ट एसडीजी इंडेक्स बट मेथडोलॉजिकल टिंकरिंग इज अ कॉज फॉर कंसर्न। देखिए, इंडिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। रिसेंटली नीति आयोग का ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स 2020-21 रिलीज हुआ है, इसमें इंडिया की जो इंडेक्स स्कोर था 2019 में वो था 60, अब वो 2021 में 66 पहुंच चुका है। सो देयर इज एन इम्प्रूवमेंट, डेफिनेटली देयर इज एन इम्प्रूवमेंट। इंडिया ने क्लीन एनर्जी, अर्बन डेवलपमेंट और हेल्थ के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में इम्प्रूवमेंट दिखाया है। ठीक है, फिर आप देखो कि besides SDGs on eradication of poverty and hunger, measures related to affordable clean energy in particular showed improvements across several states and union territories। मतलब इंडिया में बहुत से स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में, चाहे क्लीन एनर्जी की बात कर लीजिए, चाहे पोवर्टी और हंगर खत्म करने की बात कर लीजिए, चाहे क्लीन एनर्जी, अफोर्डेबल एनर्जी की बात कर लीजिए, यहाँ पे अर्बन डेवलपमेंट की बात कर लीजिए, हेल्थ की बात कर लीजिए, थोड़ा इंप्रूवमेंट दिखा है। अब अजीब सा नहीं लग रहा है आपको? क्लीन एनर्जी में चलिए इंप्रूवमेंट है, हम ये मानते हैं, कहीं ना कहीं हम लोग बहुत तेजी से अपने सोलर पावर प्लांट, विंड पावर प्लांट बना रहे हैं, तो डेफिनेटली क्लीन एनर्जी में हम लोग इंप्रूव कर रहे हैं। लेकिन आप सोचो, हंगर को क्या हम खत्म कर पा रहे हैं? क्या हम गरीबी को खत्म कर पा रहे हैं? क्या हम हेल्थ पैरामीटर्स को इंप्रूव कर पा रहे हैं? हंगर, गरीबी और हेल्थ पैरामीटर्स, ये 3 चीजें सबसे ज्यादा अफेक्टेड है कोविड-19 के पैंडेमिक में। और इंडिया का ये जो एसडीजी रिपोर्ट है वो बता रही है कि हमने इन फील्ड में इंप्रूवमेंट किया है। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको एक कॉन्ट्रास्ट दिखता नजर आ रहा है, क्योंकि कोविड-19 में यही 3 चीजें सबसे ज्यादा गर्त में जा रही हैं और एसडीजी इंडेक्स दिखा रहा है कि ये 3 चीजें सबसे ज्यादा उठ रही हैं। ठीक है, फिर आप देखोगे कि भाई कहीं ना कहीं सरकार ने हर घर तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाना और हर घर तक क्लीन कुकिंग फ्यूल पहुंचाना, इसमें बहुत प्रोग्रेस की। हाँ, इस बात को हम मान सकते हैं, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, एलपीजी सिलेंडर्स पहुंचाए गए हैं, बहुत सारे गाँव में, घरों में इलेक्ट्रिसिटी का एक्सेस पहुंचाया गया हाउस होल्ड से, तो इसमें डेफिनेटली हमने कहीं ना कहीं प्रोग्रेस की है। लेकिन भाई पॉवर्टी को हमने कम कर दिया, हंगर को हमने कम कर दिया और हेल्थ हमने ठीक कर दी, ये भाई थोड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। हालांकि इस इंडेक्स में ये भी बताया गया कि कुछ एरियाज में हम लोग नीचे गए, जैसे इंडस्ट्री की बात कर लीजिए, इनोवेशन की बात कर लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लीजिए, तो इन सब फील्ड में कहीं ना कहीं एसडीजी इंडेक्स में हम उतना इंप्रूव नहीं कर पाए। और उसकी एक वजह बताई जा रही है लॉकडाउन। कोविड-19 के पैंडेमिक चलते लॉकडाउन लग गया, तो इंडस्ट्री, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इस पे कहीं ना कहीं फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। प्लस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में साफ साफ इंटर स्टेट डिस्पैरिटी नजर आ रही है। जो साउदर्न और वेस्टर्न स्टेट्स हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और जो नॉर्थ सेंट्रल और ईस्टर्न स्टेट्स हैं, हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया हो गया, यूपी बिहार जैसे स्टेट हो गए, उड़ीसा जैसे स्टेट हो गए, वेस्ट बंगाल जैसे स्टेट हो गए, ये ज़्यादा डेवलप करते नजर नहीं आ रहे हैं। तो इससे क्या पता चल रहा है? इससे पता चल रहा है कि भाई स्टेट वाइज सोशियो इकोनॉमिक और गवर्नेंस डिस्पैरिटी है। केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, इस प्रकार के जो स्टेट्स हैं, यहाँ पे सरकारें अपने स्टेट के लोगों को ज़्यादा अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन पैरामीटर्स अवेलेबल करवाते हैं। वहीं पे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हो गए, उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे स्टेट्स हो गए, वहाँ पे कहीं ना कहीं गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेशन लोगों को उस प्रकार की सुविधाएं नहीं दे पा रही हैं। एक और वजह है कि इन स्टेट्स में, यूपी बिहार जैसे स्टेट्स में पॉपुलेशन डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब इन फैक्टर्स को यहाँ पे एड्रेस करने की जरूरत है। ये जो इंटरस्टेट डिस्पैरिटी है, लोगों को अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड करना, इंडस्ट्री, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करना, अगर हम ये सही नहीं करेंगे तो आगे आने वाले समय में पब्लिक हेल्थ चैलेंजेस आएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर में आप हॉस्पिटल, स्कूलों को भी जोड़ सकते हो। तो ये तो बात हो गई भाई एसडीजी इंडेक्स में आया क्या। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, मेन प्रॉब्लम ये है कि इस एसडीजी इंडेक्स में कुछ मेथडोलॉजिकल चेंजेस किए गए। पिछले सालों में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के रिजल्ट पब्लिश हुए थे और इस सालों में जो रिजल्ट पब्लिश हुए हैं, उसमें कैलकुलेशन मेथडोलॉजी को बदला गया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ऑन इनइक्वालिटी 2019 के रिस्पेक्ट में अगर आप देखो तो एक इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो इनइक्वालिटी का था 2019 का और 2021 का था, 21 वाले में इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। लेकिन इस इंप्रूवमेंट में प्रॉब्लम तब हमको नजर आती है जब ये पता चलता है कि 2021 का 20-21 का जो एसडीजी इंडेक्स है, इसमें बहुत सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को ड्रॉप कर दिया गया और इसमें कुछ सोशल इक्वलिटी इंडिकेटर्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। जैसे कि कितनी वुमेन और कितने पीपल फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ को लेजिस्लेचर में रहने को मिलता है, लोकल गवर्नेंस इंस्टीट्यूशंस में रहने को मिलता है, एससी एसटी कम्युनिटीज़ के अगेंस्ट क्राइम कितने कम हो रहे हैं। अब समझिए बात को,
आपको पता है कि हमारे पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज में 1/3 सीटें वुमेन के लिए रिजर्व्ड हैं, होनी भी चाहिए भाई, 50% होनी चाहिए, मैं तो बोलूंगा। कहीं ना कहीं लेजिस्लेचर में बहुत सारी वुमेन्स पहुंच रही हैं, तो इस पर्टिकुलर पैरामीटर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दी सोशल इक्विटी बोल के। फिर ये बोला कि SC ST कम्युनिटी के अगेंस्ट क्राइम हो रहे हैं, इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दी। और जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स थे कि भाई अलग अलग वल्नरेबल सेक्शंस के हाथ में पैसा कितना है, उस पर्टिकुलर इंडिकेटर को ड्रॉप कर दिया। अब कोरोना के पैंडेमिक का जो सबसे बड़ा इंपैक्ट पड़ा है वो तो इकोनॉमिक इंडिकेटर पे पड़ा है ना। कोरोना का इंपैक्ट तो इस SDG इंडेक्स में नजर ही नहीं आएगा अगर आपने इकोनॉमिक इंडिकेटर ड्रॉप कर दिया है, और यहाँ पे इकोनॉमिक इंडिकेटर ड्रॉप कर दिया गया है। मतलब कि अब ये जो सोशल इनइक्वालिटी वाला इंडेक्स निकल के आया है, इसमें पैसे का फैक्टर ही नहीं है। अभी पैसे का फैक्टर नहीं है तो रियल चीज नजर ही नहीं आएगी, क्योंकि आज की डेट में कोरोना पैंडेमिक में जो सबसे पहली प्रॉब्लम लोग फेस कर रहे हैं वो है पैसों की कमी। पैसों की कमी नहीं है तो वो अपने घर का किराया नहीं दे पा रहे हैं, अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं, ऑनलाइन एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, ये स्मार्टफोन लैपटॉप नहीं खरीद पा रहे हैं, इंटरनेट कनेक्शन नहीं ले पा रहे हैं, अपना खाना नहीं खा पा रहे हैं 2 टाइम का, बाकी इंटरनेट कनेक्शन तो दूर की बात हो गई। तो ये प्रॉब्लम बताई गई। इस बार की SDG मेथोडोलॉजी इनइक्वालिटी की है, उस इनइक्वालिटी में सोशल इनइक्वालिटी पे ज्यादा ध्यान दिया और इकोनॉमिक इंडिकेटर ऑलमोस्ट ड्रॉप कर दिए। तो उसके चलते आपको अपना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो पैरामीटर है बड़ा नजर आ रहा है, बट एक्चुअली में वो बड़ा नहीं है, क्योंकि जो मेन कंपोनेंट है इकोनॉमिक इंडिकेटर उसको तो आपने इंपॉर्टेंस दी ही नहीं, समझे। फिर देखिए क्या बताया जा रहा है, गिनी कॉफिशिएंट। गिनी कॉफिशिएंट मेजर किस चीज के लिए होता है, इनइक्वालिटी नापने के लिए होता है। 0 से 1 में गिनी कॉफिशिएंट चलता है, ठीक है। तो भाई वेल रिकॉग्नाइज्ड गिनी कॉफिशिएंट को आपने इस SDG इंडेक्स में कंसीडर नहीं किया। फिर आप देखोगे ग्रोथ रेट फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर पर कैपिटा अमंग 40% ऑफ द रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन, इंस्टेड ओनली द परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन द लोएस्ट टू वेल्थ क्विंटाइल्स इज यूज्ड। The SDG score on inequality seems to have missed out by capturing impact of the pandemic on wealth inequality. तो भाई गिनी कॉफिशिएंट आपने इस्तेमाल नहीं किया इकोनॉमिक इंडिकेटर। बस एक और चीज यहाँ पे बताई जा रही है कि देखिए रूरल और अर्बन पॉपुलेशन में जो सबसे गरीब तबका है केवल उसके इकोनॉमिक पैरामीटर्स को देखा गया है। आपको पता है कि कोरोना पैंडेमिक में जो गरीब है वो और गरीब हो गया है, लेकिन जो अमीर है वो और अमीर हो गया। अभी वेल्थ इनइक्वालिटी तो आप तब कंपेयर कर पाओगे ना जब आप सारे ग्रुप्स की वेल्थ के इंक्रीज और डिक्रीज को कंपेयर करो। तो जो सबसे टॉप लॉट है, जो सबसे मिडिल क्लास लॉट है, जिसकी एक्चुअली में इनकम बड़ी है, उसको कंपेयर नहीं किया यहाँ पे। जो सबसे गरीब तबका है उसकी वेल्थ को यहाँ पे कंपेयर किया है बस। तो यहाँ पे इंटेंशनली सरकार ने क्या किया है कि जो मोस्ट गरीब तबका है, जो सबसे ज्यादा गरीब तबका है, केवल उसकी इनकम को कंसीडर किया है। जो अमीर और अमीर हो रहा है उस फैक्टर को यहाँ पे कन्वीनियंटली इग्नोर कर दिया गया। जब और अमीर वाले जो होने वाले लोग हैं, अमीरियत जिनकी बढ़ रही है, उन लोगों को जब आप कंसीडरेशन से ही हटा दोगे तो गरीब लोगों का पैसा कितना ग्रो हुआ और अमीर लोगों का पैसा कितना ग्रो हुआ उसके बीच में कोई कंपैरिजन ही नहीं हो पाएगा। अरे भाई गरीब कितना गरीब हुआ ये बात तो आप तब पता कर पाओगे ना जब आपको पता चलेगा कि अमीर कितना अमीर हुआ। अभी अमीर कितना अमीर हुआ ये तुमने हटा दिया, गरीब कितना गरीब हुआ सिर्फ उस चीज के ऊपर बात कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं ओवरऑल पिक्चर यहाँ नहीं दिख रही है। तो वेल्थ इनइक्वालिटी में अमीर कितना अमीर हुआ ये फैक्टर ड्रॉप कर दिया गया। अभी ये फैक्टर आप ड्रॉप कर दोगे तब तो आपको लगेगा कि भाई हम इनइक्वालिटी में आगे बढ़ रहे हैं। इनइक्वालिटी तो तब आप मेजर करोगे ना प्रॉपर तरीके से जब सबकी इनइक्वालिटी आप देखो। अमीर कितना अमीर हो रहा है ये भी तो देखो, वो तुम देख नहीं रहे हो। तो ऑब्वियस सी बात है SDG गोल्स आपको अपने सुधरते हुए नजर आएंगे, ठीक है। और इस रिस्पेक्ट में UN का असेसमेंट भी बोलता है कि भाई कोविड-19 में जो साउथ एशियन रीजन है यहाँ पे इनइक्वालिटी बढ़ रही है, लेकिन हमारी नीति आयोग के SDG इंडेक्स की रिपोर्ट क्या बोल रही है कि नहीं भाई इनइक्वालिटी घट रही है। इनइक्वालिटी घट रही है तो लगेगा ही ना, अब अमीर तबके को तो काउंट ही नहीं कर रहे हो यहाँ पे, गिनी कॉफिशिएंट को यहाँ पे ले ही नहीं रहे हो। तो जब अमीर तबका आपने काउंट ही नहीं किया, सिर्फ गरीबों के अंदर ही रैंकिंग कर डाली, तो आपके पैरामीटर्स तो बढ़ते ही नजर आएंगे ना भाई। ये बात यहाँ पे होती नजर आ रही है। फिर देखिए यहाँ पे फर्स्ट वेव के बाद सेकेंड वेव में ज़्यादा लोगों की मौतें हुई हैं, लाइवलीहुड्स और जॉब्स पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं इंडिया की जो बेहतर SDG रैंक है ये खुश होने वाली बात है, बट प्रॉब्लमेटिक चीज़ यहाँ पे मेथडोलॉजी की है। मेथडोलॉजी यहाँ पे गड़बड़ अडॉप्ट की गई है, ऐसा यहाँ पे बोलना है। अब एक्सपर्ट्स तो भाई हर तरीके से अपनी राय निकाल देते हैं, जो आर्टिकल में लिखा है वो मैंने आपको समझा दिया, बाकी आप खुद भी सोच सकते हो कि क्या सही हो रहा है क्या गलत हो रहा है। और अपने आखिरी आर्टिकल चलते हैं, विंड्स ऑफ चेंज। Israel gets new coalition, but it is unlikely to survive long with its ideological contradiction. आपको मैंने कल भी बताया था
कि बेंजामिन नेतन्याहू के अगेंस्ट जो अपोजिशन है इजराइल में वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बहुत सारे लोग नहीं चाहते हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू प्राइम मिनिस्टर बने रहे। हालांकि इनको मास्टर ऑफ सर्वाइवर बोला जाता है। 2009 से लगातार प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री की कुर्सी पे चिपक के रह गए हैं। अब तक के सबसे लंबे प्रधानमंत्री रह चुके हैं ये इजराइल के, ठीक है। लेकिन ऑब्वियस ही बात है, जैसे तैसे करके तोड़ मड़ोड़ के इन्होंने अपनी सरकार को टिका के रख रखा है। अब एक 8 पार्टीज की कॉलिशन उठ रहा है और ये जो 8 पार्टीज का कॉलिशन है ये अंडर द लीडरशिप ऑफ अपोजिशन पॉलिटिशियन, क्या है यहाँ पे अपोजिशन पॉलिटिशियन, यायर लिपिड, ये कोशिश कर रहे हैं कि नेतन्याहू को पावर से हटाओ और सरकार को बदलो, ठीक है। अगर आप लिपिड की बात करोगे तो ये यश अतिद पार्टी को कहीं ना कहीं लीड करते हैं और इन्होंने मदद ली है यमीना ऑफ नफ्ताली बेनेट। नफ्ताली बेनेट पहले बेंजामिन नेतन्याहू को सपोर्ट करते थे, वो बेंजामिन नेतन्याहू के सपोर्ट से चले गए। तो राइट विंग पार्टीज, लेफ्ट विंग पार्टीज और अरब पार्टीज, ये तीनों तरीके की पार्टीज मिलके बेंजामिन नेतन्याहू के अगेंस्ट खड़ी हो गई हैं। और 120 की पार्लियामेंट नेसेट में से 61 की मेजोरिटी है इनके पास। तो लग तो रहा है कि अगर ये 61 के 61 लोगों ने सपोर्ट कर दिया तो बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ पे कुर्सी से हट जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मान लीजिए ये अपोजिशन का कॉलिशन सरकार बना भी ले जाता है नसड में, तब भी प्रॉब्लम है। तब भी यहाँ पे कुछ आइडियोलॉजिकल क्लैशेस रहेंगे, तब भी कुछ फ्रैक्शियस और फीबल चीजें यहाँ पे रहेंगी। मतलब बेंजामिन नेतन्याहू के अगेंस्ट आप जरूर खड़े हो जाओगे, लेकिन अब आप सोचो, आप कॉलिशन बना रहे हो राइट विंग के बीच में, लेफ्ट विंग के बीच में, प्लस अरब्स के बीच में। अरब की अपनी अलग डिमांड है कि पैलेस्टीन को आज़ाद करो। लेफ्ट विंग कहीं ना कहीं अरब्स का सपोर्ट करेगा। राइट विंग पार्टीज को समझ में आएगा नहीं, तो ये राइट विंग, लेफ्ट विंग और अरब मिलकर जो बेंजामिन नेतन्याहू के अगेंस्ट कॉलिशन बना रहे हैं, बाद में ये अपने कॉलिशन को टिका रख पाएंगे जब गवर्नेंस की बात आएगी, इस बात में बहुत डाउट है यहाँ पे। लगातार बेंजामिन नेतन्याहू राइट विंग मेंबर्स के ऊपर ये जोर डाल रहे हैं कि भाई ये कॉलिशन मत बनने दो, ये कॉलिशन खत्म करो। अब देखिए क्या होता है यहाँ पे। अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि अपोजिशन पॉलिसी यहाँ बन जाएगा। नेतन्याहू की बात की जाए तो नेतन्याहू पहले अपोजिशन लीडर बेनी गैट्स के साथ मिलकर उन्होंने सरकार बनाई थी। अब बेनी गैट्स मिस्टर लैपिड का साथ दे रहे हैं, बेंजामिन नेतन्याहू के अगेंस्ट चले गए। एक स्टेबल राइट विंग गवर्नमेंट नेतन्याहू बहुत लंबे समय तक नहीं बना पाए, लेकिन कहीं ना कहीं वो जैसे तैसे कुर्सी पे टिके रहे हैं। पिछले 2 सालों में 4 इलेक्शन हो चुके हैं इजराइल में और चारों में भी कोई एक पॉलिटिकल पार्टी प्रॉपर मेजोरिटी नहीं ले पाई है। उसके बाद भी जैसे तैसे सरवाइव कर रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ पे। लेकिन अपोजिशन कॉलिशन में एक बहुत खास बात हुई है इस बार कि एक अरब मेजोरिटी पार्टी ने यहाँ पे कॉलिशन एग्रीमेंट साइन किया। अब तक क्या था कि जो जूइश पार्टी थी ना, ये अरब्स को सीधे में पूछती नहीं थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं अरब पार्टीज को भी यहाँ पे कंसिडरेशन मिल रहा है कॉलिशन में। अरब पार्टीज को अब तक अनटचेबल कंसीडर किया जाता था फ्रॉम मेन स्ट्रीम जूइश पार्टीज, लेकिन अब अरब पार्टी की जो 4 आप कह सकते हो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, नेसेट हैं, वो कहीं ना कहीं इस कॉलिशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब यहाँ पे बेंजामिन नेतन्याहू के सामने प्रॉब्लम क्या है। अगर ये प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे तो इनके पास कुछ इम्यूनिटीज हैं अकॉर्डिंग टू इजराइल्स कॉन्स्टिट्यूशन। एक बार ये प्रधानमंत्री की कुर्सी से हट गए तो इनके ऊपर एक करप्शन ट्रायल भी चलेगा। फिर कहीं ना कहीं लिखित पार्टी जो है आपकी बेंजामिन नेतन्याहू की, इसके अंदर भी लीडर रह पाएंगे बेंजामिन नेतन्याहू या नहीं रह पाएंगे पता नहीं। ये जो गाजा पट्टी में लड़ाई हुई थी, ऐसा लगा था कि गाजा पट्टी की लड़ाई बेंजामिन नेतन्याहू के फेवर में जाएगी, बट कहीं ना कहीं बेंजामिन नेतन्याहू के अगेंस्ट चली गई, क्योंकि इस पर्टिकुलर लड़ाई को बेंजामिन नेतन्याहू ने बीच में रोक दिया। कुछ एक्सट्रीम राइट विंग मेंबर्स चाहते थे कि गाजा को पूरी तरीके से जीतो, हमास को बाहर फेंक दो। कुछ लोग तो ऐसा बोले थे कि पूरी गाजा पट्टी पे कब्जा कर लो। 2005 में तक पूरी गाजा पट्टी पे इजराइल कब्जा था, बाद में इजराइल वहां से निकल गया। अब बेंजामिन नेतन्याहू ने पूरी गाजा पट्टी पे कब्जा नहीं किया, क्योंकि प्रैक्टिकली ये इम्पॉसिबल है, ठीक है ना। अब अगर आप वहां पे कब्जा करोगे तो और ह्यूमन राइट्स एब्यूजेस और इंटरनेशनल प्रेशर, बहुत नई नई प्रकार की प्रॉब्लम हो जाएंगी। और एक लीडर के लिए इस प्रकार के डिसीजन आसान नहीं होते। जितना फायदा नहीं होगा उससे ज्यादा तो नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए बेंजामिन नेतन्याहू ने ऑन स्लॉट नहीं किया पूरा, और इसके चलते कुछ राइट विंग एलाइज बेंजामिन नेतन्याहू के नाराज हो गए, जो कि अब अपोजिशन के पास जा रहे हैं। तो देखते हैं क्या निकल के आता है इजराइल की पॉलिटिक्स में। तो ये था आज का एनालिसिस दोस्तों। आई होप आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ वीडियो को शेयर करिएगा। सॉरी वीडियो थोड़ी लेट हो गई, रात में वीडियो बनाते हुए देर हो जाती है, सुबह सोता रहता हूँ, वीडियो लेट हो जाती है। गुड बाय।